क्या है, सारा दिन बस मेरा ये कमरा ठीक करने में ही लग जाता है। कभी इनका गीला तौलिया फैलाओ तो कभी ये जूते ठीक जगह पर रखो। पता नहीं ये लोग शादी करते ही क्यों है। मैं तो बहू, वो भूख लगी थी तो। हाँ तो मीना से बोल दीजिए ना, आप देख नहीं रही है मेरे पास सफाई का कितना काम है। माँ जी 3 बहुएं हैं आपकी, यानी मुझे छोड़कर 2 और है ना। अब बेटा यहाँ रखकर चले गए। रीना बड़बड़ा रही थी, सास चली जाती है। भाग्यवान, तू ही बना कर दे दे रोटी, इज्जत से खाकर सो जाऊं। सुबह जल्दी उठा था तो नींद बहुत आ रही है। सास किचन में जाती है, 2 रोटी बनाती है और पति को खाना दे रही थी कि बड़ा बेटा आ जाता है। माँ बना रही है तो मेरे लिए लच्छा पराठा बना देना, बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ मेरे मोहन प्यारे, कभी बनाती हो। माँ ये भूल जाती है कि उसी की बीवी रीना ने अभी अभी सास को 2 रोटी के लिए भी मना कर दिया था। अगले रोज, मछली बहू, अरे ओ मीना जरा मेरे लिए भी जूस निकाल दे। निकाल रही है तो। सास मीना के कमरे की तरफ बढ़ती है, आवाज लगाती है। मीना बेटा जरा सुनना तो, मेरे कमरे में जाले बहुत लग गए हैं, खाने में धूल गिर रही है, मिट्टी गिर रही है, जरा साफ कर देना बेटा। माँ जी अभी तो कुछ बोलो ही मत, मेरा रिचार्ज नहीं हुआ अभी तक, मैं उसी के पीछे परेशान हूँ। देखो नेट भी नहीं चल रहा। अब रवीना से बुलवा लो ना, वो फ्री होगी। अरे बेटा जाले है, कल तक रहेंगे तो खाना खराब हो जाएगा। माँ जी प्लीज अभी नहीं, पहले मेरा रिचार्ज हो जाए फिर देखती हूँ। सास मुंह बनाकर वहां से हट जाती है, रवीना के कमरे की तरफ जाती है। रवीना बेटा जरा मेरे कमरे के जाले साफ कर देना, बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने। माँ जी देख तो लो, मेरा ही कमरा कितना गंदा पड़ा है, सुबह से यही साफ कर रही हूँ। आप ऐसे करो, मोहन भैया को बोल दो, वो कर देंगे। अरे बेटा मोहन तो दफ्तर से थका आता है, उसे क्यों तंग करूं। तो फिर रीना दीदी को बोल दो, वो तो सारा दिन सफाई करती रहती ना, उनकी आदत है। अरे रीना तो पहले ही चिल्ला रही थी सुबह से। तो मैं क्या करूं माँ जी, मेरा कमरा देखो ना प्लीज, अभी थोड़ा टाइम दो, मैं अपना निपटा लूं फिर आऊंगी। सास वहीं खड़ी रह जाती है, कुछ बोलना चाहती है पर चुप रह जाती है। मन ही मन सोचती है 3 बहुएं हैं घर में, पर काम कहने पर सब गायब। न मीना को फुर्सत न रवीना को, रीना तो पहले ही सुना चुकी है। सास वापस अपने कमरे की तरफ चलती है, रास्ते में ससुर मिलते हैं। भाग्यवान, क्या हुआ, मुंह क्यों लटका है? कुछ नहीं, बस अपने कमरे के जाले साफ करवाने थे पर किसी को टाइम ही नहीं। अरे तो नौकर को बुला लो। नौकर छुट्टी पर है आज, सोचा बहुओं से बुलवा लूं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मुसीबत है। किसी का रिचार्ज नहीं हुआ, किसी का कमरा गंदा है। तुम भी ना इतनी छोटी बात के लिए परेशान हो रही हो। छोटी बात नहीं है जी, खाने में धूल गिरती है तो तबीयत खराब हो जाती है, पर कोई सुने तब ना। ससुर हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सास अकेले खड़ी सोचती रहती है, इतने साल हो गए इस घर में, पर काम तो आखिर मुझे ही करना पड़ता है, न बहुओं को फुर्सत न बेटों को। चलो कोई ना, झाड़ू खुद ही उठा लेती हूँ। वो रसोई से झाड़ू उठाती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है, मन ही मन बड़बड़ाते हुए। बहू लाई थी सहारे के लिए, पर यहाँ तो उल्टा मुझे ये सब संभालना पड़ रहा है। सास कमरे में कुर्सी घसीट कर लाती है, उसे दीवार के पास टिकाती है, हाथ में झाड़ू लेकर धीरे धीरे कुर्सी पर चढ़ती है। चलो जल्दी से जाला उतार लो, वरना खाने में फिर मिट्टी गिरेगी। वो हाथ ऊपर उठाकर जाले पर झाड़ू फेरती है, तभी कुर्सी हिलती है, पैर लड़खड़ाते हैं। अरे अरे बचाओ, कोई है। पर सास संभल नहीं पाती और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। कोहनी और सिर पर चोट लगती है, वो दर्द से कराहती है। अरे कोई सुन नहीं रहा क्या? रीना आवाज सुनकर दौड़ती है, पीछे पीछे मोहन भी आता है। माँ जी ये क्या हो गया, आप कुर्सी पर क्यों चढ़ी? माँ ये तुमने क्या कर लिया? इस उम्र में कुर्सी पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? बेटा जाला साफ कर रही थी, कब से लगा पड़ा था। अरे तुम मुझसे बोल देती या नौकर आने का इंतजार कर लेती। गिर जाती, हड्डी टूट जाती तो? दिमाग कहाँ रखती हो माँ? तभी दूसरा बेटा भी आ जाता है, पीछे मीना और रवीना भी। माँ को इतनी भी अकल नहीं है, कुर्सी पर चढ़ने से पहले किसी को बुला तो लेती। अरे बेटा किसको बुलाती, सब अपने अपने काम में लगे थे। इतना सुनते ही मीना बीच में बोल पड़ती है। अरे माँ जी ये तो गलत बात है, हमें बता देती, हम अभी नहीं कर रहे थे तो क्या हुआ, बाद में भी कर तो देते ना, आपने बताया नहीं कितनी जल्दी है। हाँ माँ जी मैं भी यही कहूंगी, मेरा कमरा थोड़ी देर बाद भी साफ हो जाता, पहले आपका काम कर देती, आपने खुद ही निपटा दिया, अब चोट लग गई तो हमें ही सुनना पड़ रहा है। सास ये सुनकर चुप रह जाती है, अंदर ही अंदर गुस्सा और दुख दोनों उमड़ आते हैं। मन में सोचती है, अभी थोड़ी देर पहले तो मना कर रही थी, रिचार्ज का बहाना बना रही थी, कमरे का बहाना बना रही थी, अब चोट लगी है तो जबान चला रही है। माँ आगे से ऐसा मत करना, कुछ भी काम हो हमें बुला लेना या बहुओं को साफ साफ बोल देना, जरूरी काम है। बेटा बोला तो था मैंने।
तो फिर हुआ क्यों नहीं? सास कुछ बोलना चाहती है, फिर रुक जाती है, बहुओं की तरफ देखती है, पर बहुएं नजरें चुरा लेती है। सास सोचती है, बोलूंगी तो घर में लड़ाई हो जाएगी, ना बोलूं तो यही समझा जाएगा कि गलती मेरी ही थी। आखिर में सास चुप्पी साध लेती है, बस इतना कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। कहते हुए सास की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, पर वो जल्दी से पोंछ लेती है। मोहन उसे सहारा देकर बिस्तर तक ले जाता है। बहुएं वहीं खड़ी एक दूसरे को देखती रहती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हो चुकी होती है। सास बिस्तर पर लेटी दर्द से करा रही होती है। कोहनी पर पट्टी बंधी है, कमर में भी दर्द है। उसे पता है नाश्ते के बाद ही दवाई खानी है, पर पेट खाली है। मोहन, ओ मोहन बेटा, जरा इधर आना। मोहन दूसरे कमरे से ही जवाब देता है, अंदर आने की जहमत भी नहीं उठाता। क्या हुआ माँ, बोलो वहीं से। बेटा नाश्ता करवा दे, कोई दवाई भी खानी है, खाली पेट कैसे खाऊं। अरे हाँ माँ रुको, मैं रवीना को बोल देता हूँ, वो देगी तुम्हें नाश्ता। मोहन आवाज लगाता है, रवीना, ओ रवीना, जरा माँ को नाश्ता दे दो, दवाई खानी है उनको। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। रवीना अपने कमरे में मोबाइल के सामने खड़ी रील बना रही होती है, गाना बज रहा होता है। वो पोज बदल बदल कर स्टेप कर रही होती है। बाहर की आवाज उस तक पहुंचती नहीं। रवीना, सुन नहीं रही हो क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं आता। मोहन 2-3 बार और आवाज लगाता है, पर घड़ी देखकर परेशान हो जाता है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। यार अब तो मुझे लेट हो रहा है, जाने तो कोई ना कोई दे ही देगा। मोहन जूते पहनता है, बैग उठाता है और जल्दी जल्दी घर से निकल जाता है। उसे याद ही नहीं रहता कि माँ को नाश्ता चाहिए था। दरवाजा बंद होने की आवाज सास तक पहुंचती है। वो समझ जाती है कि मोहन जा चुका है। सास वहीं बिस्तर पर पड़ी रहती है, इंतजार करती रहती है। थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाती है, कोई है क्या? रीना बेटा, मीना बेटा। घर में सन्नाटा पसरा रहता है। रीना अपने कमरे में कपड़े तय कर रही होती है, मीना किचन में बर्तन समेट रही होती है, पर सास की आवाज किसी तक साफ नहीं पहुंचती, या शायद पहुंचती है पर कोई ध्यान नहीं देता। सास हाथ से दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश करती है, पर कमर के दर्द से करा उठती है। उठा भी नहीं जा रहा, अब क्या करूं, दवाई भी नहीं खाई, पेट भी खा लिए। वो वापस तकिए पर सिर टिका देती है, छत की तरफ देखती रहती है। आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर जाती है। इतने बड़े घर में इतने लोग रहते हैं, पर एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं। रील बनाने से फुर्सत मिले तब तो कोई सुने। सास की नजर घड़ी पर जाती है। 10 बज चुके होते हैं। भूख से पेट में मरोड़ उठने लगती है। दवाई का डिब्बा साइड टेबल पर वैसे ही रखा रहता है, बिना खुले। तभी कमरे के दरवाजे पर आहट होती है। ससुर हाथ में एक प्लेट लिए अंदर आते हैं। प्लेट में 2 रोटियां हैं, कच्ची पक्की सी, आकार भी टेढ़ा मेढ़ा। भाग्यवान, उठ जरा, देख मैं लाया हूँ तेरे लिए। अरे आप क्यों, आपसे रोटी कैसे बनी? अरे बन गई, बस जलकर आधी हो गई, पर बनी तो सही। चलो मुंह खोल। अरे नहीं जी, मैं खुद खा लूंगी। अरे चुप कर, हाथ नहीं उठ रहा तुझसे, मैं देख रहा हूँ, चल खा ले। ससुर बड़े जतन से एक एक निवाला तोड़कर सास के मुंह तक ले जाते हैं। सास की आंखें भर आती है। गले से निवाला उतरता है तो साथ में आंसू भी बहते हैं। इतने साल हो गए जी, आज पहली बार आपने अपने हाथ से खिलाया। अरे पगली, पहली बार नहीं और आखिरी बार भी नहीं होगा। चल अब दवाई खा ले। ससुर दवाई का डिब्बा उठाते हैं, गोली निकालकर पानी के साथ देते हैं। सास दवाई खाती है, ससुर उसका सिर सहलाते हैं। ससुर आंखें बंद करके ऊपर की ओर देखते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। हे भगवान, एक बात मानोगे मेरी, मुझसे पहले इसे उठा लेना, क्योंकि मैं चला गया तो इसका ख्याल कौन रखेगा। इस घर में सब है पर कोई नहीं इसके लिए। मैं ना रहा तो ये अकेली पड़ जाएगी। सास ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ती है। ससुर का हाथ कसकर पकड़ लेती है। ऐसा मत बोलो जी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप हो ना मेरे साथ। ससुर सास का सिर अपने सीने से लगा लेते हैं। कमरे में सन्नाटा है और दोनों की सिसकियां ही गूंजती रहती है। सास सारी रात करवटें बदलती रहती है। ससुर का चेहरा बार बार आंखों के सामने आता है। सोचती है, आज तक मैं ही तो घर चला रही थी, बेटों को पाला, बहुओं को संभाला, घर की एक एक जरूरत मेरे हाथ से पूरी होती थी। आज अगर बहुएं नहीं पूछ रही तो मैं इतनी बेबस क्यों बन गई? अगर मैं ही कमजोर पड़ गई तो इनका क्या होगा? सास मन ही मन ठान लेती है, अब किसी पर डिपेंड नहीं रहूंगी, न बहुओं से उम्मीद रखूंगी, न इनको एहसास होने दूंगी कि हमें कोई तकलीफ है। अगली सुबह सास खुद उठकर तैयार होती है, ससुर के पास जाती है। सुनिए जी, एक काम है। बोलो भाग्यवान। गांव चलते हैं ना कुछ दिन के लिए। अचानक गांव क्यों?
बस मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए खेत देखे भी नहीं। चलिए ना, हवा पानी बदल जाएगा, आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। ठीक है, जैसा तू कहे, तेरी मर्जी मेरी मर्जी। रात को खाने के बाद मोहन और उसका छोटा भाई बैठकर बातें कर रहे थे। यार सुना तुमने, माँ बाबू जी गाँव जा रहे हैं? हाँ बताया तो था, पर अचानक क्यों जा रहे कुछ समझ में नहीं आया। होगा कुछ काम, माँ से पूछते हैं। मोहन आवाज लगाता है। सास पास आती है। भाई अचानक गांव जाने का क्या प्लान बना लिया? बेटा वहाँ खेत में अनाज बहुत पड़ा है, इस बार फसल अच्छी हुई है, बेचना है वरना खराब हो जाएगा, सोचा जाकर निपटाओ। अच्छा, तो पैसे आएंगे उसके? हाँ बेटा, अच्छी खासी रकम बन जाएगी अनाज बेचकर। ठीक है माँ, संभल के जाना, बाबूजी का भी ध्यान रखना। सास मुस्कुराकर वापस चली जाती है। पास ही रसोई में मीना बर्तन धो रही होती है। ये सारी बात उसके कान में पड़ जाती है। वो झट से हाथ पोंछती है और रीना के कमरे की तरफ भागती है। दीदी, दीदी सुनो तो। अरे क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी में क्यों आई? अरे सुनो, माँ बाबूजी गांव जा रहे हैं, वहाँ खेत का बहुत सारा अनाज बेचना है, अच्छी खासी रकम आने वाली है उनके पास। अच्छा, तो पैसा आएगा घर में? हाँ दीदी, चलो रवीना को भी बुला लेते हैं, उसको भी बता दे। दोनों रवीना के कमरे में जाती है। रवीना उस वक्त भी मोबाइल में रील स्क्रॉल कर रही थी। रवीना सुन, एक बात बताए। बोलो दीदी। अरे मोबाइल रख जरा। माँ बाबूजी गांव जा रहे हैं अनाज बेचने, पैसा आने वाला है उनके पास। है? सच्ची? कितना पैसा आएगा? अच्छी खासी रकम बताई माँ जी ने। तो फिर दीदी हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, इतने साल हो गए इस घर में कभी कुछ मांगा ही नहीं। यही तो मैं तो कहती हूँ, एक बार पैसा आ जाए, हम अपनी अपनी डिमांड रख देते हैं माँ जी के सामने। मुझे तो बस गहने चाहिए, बहुत दिन से सोने के झुमके लेने का मन है, ये पुराने वाले तो पहने लायक भी नहीं रहे। मुझे तो साड़ियां चाहिए दीदी, देखा नहीं शालू भाभी की कितनी बनारसी साड़ियां हैं, मेरे पास तो गिनती की 2-3 है। मुझे तो बस लेटेस्ट आईफोन चाहिए, मेरा वाला ना पुराना हो गया है, रील बनाने में कितनी दिक्कत आती है, कैमरा भी अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे ही माँ जी गाँव से लौटे हम तीनों मिलकर बात करेंगे, एक साथ बोलेंगे तो मना भी नहीं कर पाएगी। सही कहा दीदी, वैसे भी इतने सालों से हमने कभी कुछ नहीं मांगा, एक बार तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ, और अगर माँ जी ना भी बोले तो मोहन भैया से बोल देंगे, वो तो मना करेंगे नहीं। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती है। मन ही मन अपनी डिमांड की लिस्ट बनाने में जुट जाती है। कमरे में रील की जगह अब पैसे और सामान की बातें गूंजने लगती है और तीनों बहुओं की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। गाड़ी गांव की तरफ बढ़ रही होती है। ससुर खिड़की से बाहर देखते देखते अचानक सास की तरफ मुड़ते हैं। अरे भाग्यवान, एक बात तो बता, तेरे मन में चल क्या रहा है? क्या मतलब? मतलब यह कि कल तक तो तू 2 रोटी बनाने में हाफ रही थी, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था तुझसे, और आज अचानक गांव तक आ गई। इतना लंबा सफर कर लिया, सब ठीक तो है ना? तबीयत तो नहीं बिगड़ी कहीं दिमाग की? हाँ जी, सब ठीक है, दिमाग बिल्कुल ठीक है, बल्कि अब जाकर ठीक हुआ है। मतलब ये कि हमने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार कर दिया। हमने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, घर, सब कुछ उनके नाम कर दिया, और बदले में क्या मिला? न इज्जत, न प्यार, न जिम्मेदारी। वो पानी मांगते थे तो हम दूध दे देते थे, वो 1 रुपया मांगते थे तो हम 100 रुपया थमा देते थे। हाँ ये तो है। यही तो हमारी गलती थी, हमने उनको इतना दे दिया कि उनको हमारी कदर ही नहीं रही। अब जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं देने को, तो उनकी नजर में हमारी वैल्यू भी खत्म हो गई। तो अब क्या करेगी? अब हमें अपने बुढ़ापे को भी वैसे ही काटना पड़ेगा जैसे हमने उनकी परवरिश की थी, लालच देकर। हमने जिंदगी भर लालच से पाला, तो अब बुढ़ापा भी लालच से ही कटेगा। अनाज बेचने का बहाना बनाया है ताकि उनको लगे पैसे आने वाले हैं। देखना अब कैसे सब बदल जाएंगे। ससुर ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं, सिर हिलाते मानो सारी बात समझ गए हो। तो निकली असली चाणक्य, भाग्यवान। चाणक्य नहीं हूँ, माँ हूँ इस घर की, और माँ को पता होता है घर कैसे चलाना है। 1 हफ्ते बाद सास ससुर दोनों गांव से वापस लौटते हैं। दरवाजे पर गाड़ी रुकती है, अंदर से आवाज आती है, अरे माँ जी आ गई। बाबूजी अब बैठी, मैं सामान उठा लेती हूँ। मीना पीछे से पानी का ग्लास लेकर आती है। माँ जी पहले पानी पी लीजिए, इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे ना। रीना किचन की तरफ भागती है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ माँ जी, आपकी वाली, अदरक वाली। सास अंदर सोफे पर जाकर बैठती है, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है, पर चेहरे पर वो जाहिर नहीं होने देती। अरे इतनी क्या जल्दी है बेटा, आराम से। माँ जी वो है, आपका घुटने का दर्द कैसा है? अब डॉक्टर को दिखाना है क्या? मैं अपॉइंटमेंट ले लूं कल की? रीना चाय लेकर आती है, साथ में बिस्किट भी। माँ जी ये लीजिए चाय। अरे बाबूजी के लिए भी। बाबूजी आपकी दवाई का टाइम तो नहीं हो गया ना? ससुर सास की तरफ देखते हैं,
आंखों ही आंखों में मुस्कुरा देते हैं। सास भी हल्के से मुस्कुराकर चाय का कप उठा लेती है। बस अनाज बिकने की खबर भर से इतना बदलाव। सोचो जब पैसा हाथ में आएगा तो क्या हाल होगा। बहुएं तीनों इधर उधर घूम घूम कर सास ससुर की सेवा में लग जाती है, पर उनकी नजर बार बार एक दूसरे से मिलती है, जैसे मन ही मन अपनी डिमांड की लिस्ट को याद कर रही हो। अगली सुबह सास बालकनी में बैठी नोटों की गड्डी गिन रही होती है। जानबूझकर जोर जोर से गिनते हुए बोलती है, 10, 20, 30, 1 लाख पूरा। अरे ये तो अलग रख दो, ये प्रॉपर्टी वाले पैसे हैं। रवीना चाय लेकर आती है, नोट देकर आंखें फैल जाती है। माँ जी इतने सारे पैसे, अनाज से इतना हो गया? अरे बेटा ये तो कुछ भी नहीं, गांव वाली जमीन का भी एक पार्टी से बात चल रही है, वो डील हो गई तो समझ ले करोड़ों की बात है। अच्छा माँ जी, वैसे मुझे ना नया आईफोन। हाँ बेटा बाद में बात करते हैं, अभी जरा फोन आ रहा है मेरा। सास मोबाइल उठाती है, जोर से बोलती ताकि सब सुने। हेलो, हाँ भाई साहब, हाँ वो प्लॉट वाली डील पक्की कर दो, पैसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। रीना और मीना भी दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। माँ जी चाय ठंडी हो रही है आपकी। माँ जी वो मैंने सोचा था कुछ बनारसी साड़ियाँ। हाँ बेटा सब आएगा, धीरज रखो, अभी तो शुरुआत है। तीनों बहुएं खुश होकर आपस में फुसफुसाती हुई निकल जाती है। सास मुस्कुराते हुए ससुर की तरफ देखती है, जो पास ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे। भाग्यवान, ये सब नाटक कब तक चलेगा? जब तक जरूरत है। देखा कैसे उंगलियों पर नचा रही हूँ तीनों को। ये सही है क्या? सही गलत का आप सवाल ही नहीं। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और आजकल के जमाने में तो यही चलता है। मतलब ये कि अब हम बुजुर्गों को इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते, तो हमें भी वैसा ही व्यवहार करना सीखना पड़ेगा जैसा वो हमारे साथ करते हैं। रोना धोना, दुखी होना, टूट जाना, इससे कुछ नहीं मिलता। तो क्या मिलता है? खुद को स्ट्रांग दिखाने से मिलता है, खुद को खुश, सेटल और कॉन्फिडेंट दिखाने से मिलता है। जब बच्चे देखेंगे माँ बाप कमजोर नहीं है, बेबस नहीं है, बल्कि अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हैं, तो इज्जत खुद ब खुद आ जाती है। ससुर मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं, सास का हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं। तुम तो सच में बहुत समझदार निकली भाग्यवान। समझदार नहीं, बस अब वक्त के साथ चलना सीख गई हूँ। हमेशा दुखी रहने से, हारने से या बच्चों से नाराज रहने से कुछ हासिल नहीं होता। बेहतर है खुद को खुश दिखाओ, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जियो, बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। भैया ये मम्मी का फोन आ रहा है, जरा बात कर लो ना। लाओ, मम्मी ने मेरे नंबर पर फोन क्यों नहीं किया? अरे अब मेरे नंबर पर कर दिया, आप बात कर लो ना। विकास ने फोन लिया और अपनी माँ से बात करने लगा। दूर पहाड़ों पर बने घर में बैठी सुनीता की आंखें अपने बड़े बेटे की आवाज सुनकर चमक उठी। मम्मी आपको नंबर दिया तो मेरे नंबर पर लगाया करो ना फोन। आप छोटे को ही ज्यादा प्यार करती हो, मुझे नहीं। भैया मुझे सुनाई दे रहा है आप मेरी बुराई कर रहे हैं। अरे तुम दोनों के लड़ने की आदत नहीं गई अभी तक, कैसे चलेगा काम? मम्मी आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, तुम लोग कब आ रहे हो बच्चों? कितने दिन हो गए? मम्मी अभी थोड़ा ज्यादा काम है, जब आएंगे तो आपको बता देंगे। अब फोन रखता हूँ, कभी कभी अपनी बहुओं से भी बात कर लिया कीजिए। हाँ अभी लगा लूंगी। सुनीता ने फोन रखा और दीवार पर लगी अपने पति की तस्वीर देखकर बोली, देखिए आज हमारे दिए हुए संस्कार ही है जो बेटे आपस में इतने प्रेम से रह रहे हैं और अपनी माँ से बात भी करते हैं। आप तो ऐसे ही टेंशन लेते थे कि आपके बाद मेरा कौन ख्याल रखेगा। सुनीता के पति उसके नाम पर ढेर सारी जमीन और घर छोड़कर गए थे, और उसे हमेशा यही लगता था कि आखिर इतनी संपत्ति उसकी किस काम की। आज के लिए इतनी बातें बहुत है। अरे किससे कितनी बातें बहुत है? किसी से नहीं। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं तो बस अपने मायके गई थी, जरा सा कलेश फैला हुआ था वहाँ। अरे क्या हुआ? वही, अब जब लड़के हैं तो उनके बीच संपत्ति का बंटवारा भी तो होगा ना। तो तुम क्या करने गई थी? मैं कुछ नहीं, मैं भी तो बेटी हूँ ना वहाँ की, मैं अपना हिस्सा मांगने गई थी। अच्छा भाई, ना तो मेरे बेटे कुछ कहते हैं ना मेरी बेटी, सब प्यार से रह रहा है। प्यार तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है सुनीता। अरे अपने अपने संस्कारों की बात है विमला। समझ गई। वैसे बड़े दिन से नहीं आए तुम्हारे बेटे बहू? अरे मैंने ही नहीं बुलाया, जब बुलाऊंगी तो एक आवाज पर आ जाएंगे। ठीक है मैं चलती हूँ। विमला की जाते ही सुनीता अपनी बड़ी बहू निशा को फोन करती है। हेलो मम्मी जी। बहू कैसी हो तुम, और मेरे पोते पोतियां कैसे हैं?
सब ठीक है मम्मी जी, याद करते हैं आपको। कहते हैं दादी के पास कब जाएंगे। अरे तो ले आओ ना उन्हें यहाँ। मम्मी जी अभी तो स्कूल चल रहे हैं, छुट्टी मिलेगी तो ले आएंगे। हमें भी मिले हुए टाइम हो गया ना। सुनीता फोन रख देती है और सासू माँ का फोन कट होते ही निशा अपने पति विकास के पास आई। सुनिए ना, मम्मी जी का फोन आ रहा था। हाँ, मेरी बात हुई थी। तो आप लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे? वो हमें बुला रही है कब से। अरे मैं तो तैयार हूँ, तुम लोग बताओ। कभी स्कूल तो कभी घर के काम खत्म ही नहीं होते तुम लोगों के। देखिए जेठ जी, अब हमें मम्मी जी के पास जाना ही है। आप लोग अपने बिजनेस से जल्दी फ्री हो जाइए। हाँ भैया, अब तो चलो ही माँ के पास, मुझे नहीं करना काम वाम। मैं क्या बोल रही हूँ, ननद जी को भी वहीं बुला लेते ना, सब लोग साथ में मिल लेंगे। ठीक है, मैं छोटी को फोन कर दूंगा। इसका मतलब इस बार तुम सब लोग चलोगे? हाँ, अब मम्मी जी के पास चलेंगे और आपकी एक नहीं सुनेंगे। सभी लोगों की जिद देखते हुए विकास को मानना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम मम्मी को सरप्राइज देंगे, उन्हें पहले से कोई कुछ नहीं बताएगा। हाँ भाई हाँ, नहीं बताएंगे। अगले दिन सभी लोग तैयार होकर अपने पुराने घर यानी कि सुनीता के घर आ पहुंचे। माँ, हम आ गए। अरे तुम लोग कब आए और मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मम्मी जी अगर बता देती तो फिर ये सरप्राइज कैसे रहता। वही तो मम्मी जी, हमने सोचा हम आपको अच्छे सरप्राइज दे और आप खुश होने की जगह पर पूछ रही है क्यों, कैसे आना हुआ। अब अंदर आएगी नहीं? अरे आओ आओ, तुम लोगों का ही तो घर है, क्यों नहीं आओगे अंदर। सुनीता अपने बेटे और बहुओं को देखकर बहुत खुश थी। आप बताऊंगी विमला को कि मेरे बेटे बहू आते हैं या नहीं। क्या मम्मी, दूसरों से क्या प्रतियोगिता करनी है। वैसे तुम लोग कितने दिन के लिए आए हो? 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता तो आप भूल ही जाओ कि इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हो। हाँ, मेरे बेटे बहू जो आ गए, पोते पोतियों ने तो शोर मचाना भी शुरू कर दिया। अब बस पूजा और आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। मम्मी, आपने मेरा नाम लिया और मैं हाजिर। सुनीता ने नजर घुमाकर देखा तो पूजा भी दरवाजे पर अपना बैग लेकर खड़ी थी। चलो, नाना जी भी आ गए। क्या बात है, तुम सब इकट्ठे ही आ गए हो। ऐसा कोई फंक्शन और त्योहार तो है नहीं। हमें अपनी सासू माँ की सेवा करने के लिए किसी फंक्शन की जरूरत नहीं है मम्मी जी। मेरा तो जीवन धन्य हो गया जो इतनी अच्छी बहू है मुझे मिली। मम्मी तो क्या बेटी अच्छी नहीं है? मैं भी तो आपके लिए आती रहती हूँ ना यहाँ। अरे हाँ भाई हाँ, सब अच्छा है। चलो अब खाना पीना हो जाए। मम्मी जी वो सब हम देख लेंगे, अब आपके आराम करने के दिन है। ठीक है, मैं विमला के घर होकर आती हूँ। सुनीता विमला के घर शेखी बगाने चली गई और हो भी क्यों ना, आखिर उसके बेटे बहू जो आ गए थे। विमला, ओ विमला। हाँ भाई, क्या हुआ? ऐसे बल्लियां कैसे उछल रही है? कोई तो कह रहा था लोग बदल जाते हैं। देख मेरे बेटे बहू आ गया। हाँ तो 2 आ गए होंगे। छोटा वाला जिसने लव मैरिज की थी वो तो आया नहीं अभी तक। अरे वो भी आ जाएगा। उसकी बहू तो उससे लेकर अलग हो गई ना। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सब बेटे मेरी बात सुनते हैं। तुम तो जलती हो मुझसे। देखती हूँ। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। सुनीता मुंह फुलाकर अपने घर वापस लौट आई। विमला की बातें सुनकर वो दुखी थी, लेकिन घर आकर उसके चेहरे की उदासी तो जैसे छू मंतर हो गई। मम्मी, अरे तुम बेटा, तुम कैसे आ गए? क्यों मम्मी, ये घर नहीं है क्या मेरा? अब तो मुझे भूल ही गई। अरे नहीं, सिया नहीं आई क्या? सिया भी आई है, आपकी बहू को लेकर नहीं आऊंगा क्या? अच्छा, लगता है आज तो मेरा बगीचा फिर से फूलों से भर गया। मम्मी जी आप खुश होना बंद कीजिए और आइए, खाना लग गया है। आज आपकी तीनों बहुओं ने आपके लिए खाना बनाया है। वाह, आज तो सच में मेरा दिल बाग बाग हो गया। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। सुनीता तो जैसे बार बार अपने बच्चों की नजर उतार रही थी। आज तो बहुत खा लिया, सोने जा रही हूँ मैं। शाम को हम सब बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं मम्मी जी। हाँ ठीक है, तुम लोग आराम से घूम कर आओ। मम्मी अकेले हम नहीं, हम सब, मैंने टिकट्स कर लिए, हम सब मूवी देखने जाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी मैं आराम कर लेती हूँ। सुनीता अपने कमरे में चली जाती है और सारे लोग बाहर हॉल में बैठ जाते हैं। तो भैया कब बात करेंगे आप? मैं ज्यादा दिन की छुट्टी लेकर नहीं आया हूँ। अरे अभी तो आए हैं, आराम से बात करेंगे ना। देखिए जेठ जी, आप जल्दी कीजिए, मुझे वैसे भी यहाँ अच्छा नहीं लगता। अरे तुम पहली बार आई हो, कह रही हो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पहाड़ है, घूमो फिरो। ओहो जेठानी जी, अब आप तो रहने ही दो। हाँ रहने दिया, लेकिन अभी मम्मी जी को कुछ मत बताना, आराम से बात करेंगे उनका मूड देखकर। ठीक है, लेकिन मैं कूलर वाले कमरे में नहीं सो पाऊंगी। हाँ बेबी, तुमको एसी वाले कमरे में ही ले जाऊंगा मैं। अब तुम दोनों अपनी लव स्टोरी यहाँ मत शुरू करो। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी काम हो, फ्री हो जाए हम सब। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे।
अभी तो चलो सोने का देख लेते हम। पापा ने घर इतना बड़ा बनवा दिया लेकिन कमरे ढंग के नहीं है। धीमे बोलो ना, अभी ननद जी ने सुन लिया ना तो मम्मी जी से कह देंगी और फिर घर में राय का पहाड़ बनता फिरेगा। हाँ वही तो, अभी तो पापा का बर्थडे आएगा तब देखेंगे। चलो ना दीदी, मम्मी जी के कमरे में चलते हैं, जरा देखिए तो क्या हाल हो रहा है। तीनों बहुएं इकट्ठी होकर अपनी सासू माँ के कमरे में आई। मम्मी जी सो गई क्या? अरे नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने सोचा थोड़ी देर आपके पास बैठ जाए। हाँ आओ बैठो। क्या बात है, सब लोग यहीं बैठे? मुझे लगा मैं मम्मी के पास बैठूंगी। अरे तो क्या हुआ, बेटी बहुएं अलग थोड़ी ना है, तुम भी आ जाओ। सभी लोग सुनीता को घेर कर बैठ गए और बातों का सिलसिला चल पड़ा। मम्मी पिछली बार मेरी ननद घर आई थी ना तो वो मेरी साड़ी उठाकर चली गई। हाँ तो क्या हुआ, जाने देना, तू यहाँ से ले जा। मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया। क्यों भाभी, आज तक आप लोगों से कुछ लिया क्या मैंने? बता रही है या मांग रही है? इतनी तेज मत बोलो, अभी सुन लेगी। इनकी तो शुरू से यही आदत है एहसान जताने की। वैसे ननद जी मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ बोलो। आपने जो अपनी सूट पहनकर फोटो डाली थी ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी जब आप बैग में से सामान निकाल रही थी तो देखा मैंने। हाँ तो क्या अच्छा लगा, थोड़े दिन के लिए चाहिए मुझे, अपना तो नहीं कहेंगी ना? नहीं मना क्यों करूंगी, ले लेना। बहुत बढ़िया। सिया के आगे पूजा से कुछ भी कहते ना बना और वो बाहर आ गई। क्या हुआ बहना, मुंह क्यों फुला रखा है? भैया आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे पता चल जाएगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं टेंशन नहीं ले रही हूँ भैया। चलो तैयार हो जाओ, मूवी का टाइम हो रहा है। ठीक है। शाम को सभी लोग मूवी के लिए निकल गए और सुनीता आज बड़ी खुश थी। अब कहाँ चल रहे हो, घर का रास्ता तो निकल गया। अरे मम्मी अभी हम कुल्फी खाने जाएंगे। कहाँ से? जहाँ से पापा लाते थे। अच्छा चलो, वैसे तुम्हारे पापा का बर्थडे भी आने वाला है। मम्मी उसकी चिंता आप मत कीजिए। क्यों, क्या करने वाले हम? मम्मी आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है। 2 दिन कब हंसते खिलते गुजर गए किसी को पता भी नहीं चला। सुनीता के पति का जन्मदिन आ चुका था, वो उनकी तस्वीर के सामने खड़ी हुई थी। आज आपके जाने के बाद पहली बार पूरा परिवार एक साथ है। मैं सोच रही हूँ मैं उसी मंदिर पर जाऊं जहाँ पर हम दोनों जाया करते थे। मम्मी कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ बेटा। इधर आओ मम्मी। पूजा कमरे से बाहर भी आ जाओ आप। आ रही हूँ भैया, क्या हुआ? सब एक साथ बैठे हैं, क्या बात है? तो भैया अब आप क्या बताने वाले हैं, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या हुआ, और भी कोई बात है क्या? हाँ बता दो भैया, अश्विन का भी कॉल आ रहा था, घर कब वापस आओगी? मुझे भी वापस जाना है। क्या हुआ, अभी तो सब आए हैं, 2 दिन में ही आने जाने की बात क्यों होने लगी? वो तो भैया बताएंगे ना। हाँ मम्मी, वो क्या है ना, इस बार हम लोग बहुत जरूरी काम से आए हैं। क्या मतलब, क्या जरूरी काम है? मम्मी हम लोग अपना हिस्सा लेने आए हैं। विकास की बात सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हिस्सा? अचानक से हिस्से की बात कैसे होने लगी? देखो मम्मी, एक ना एक दिन तो ये होना ही है, तो अभी सब आए हैं, मौका भी है, अवसर है, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ लेकिन अभी तो 1 ही साल हुआ है तुम्हारे पापा को गए हुए। मम्मी ये सब बातें आप रहने दो, हम कागज तक बनवा कर लाए हैं, आप बस साइन कर दो। मैं कोई साइन नहीं करूंगी। अरे मम्मी देखो, मुझे पता है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आप एक काम करो, 1-2 दिन आराम से सोच लो। सुनीता बिना कुछ बोले वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। ये क्या हुआ, मम्मी जी ने तो मना कर दिया, हमारा इतना टाइम खराब हुआ है। अरे सब्र करो ना, अबे मम्मी को थोड़ा सोचने तो दो, कर देगी, इतना सब एक साथ लेके थोड़ी ना जाएगी। ठीक है। क्या ठीक है भाभी, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? साइन करने के लिए। और मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए नाना जी? क्या चाहिए, इतनी जमीन इतना घर पापा छोड़ कर गए हैं, और क्या ही चाहिए होगा मुझे? एक्सक्यूज मी, आपको क्यों चाहिए? आप अपने ससुराल जाके ले लो। तो फिर साइन भी वहीं आके ले लो और इज्जत से आना। यार आकाश, इससे नहीं होगा, घर चलो वापस। यार बेबी अपना हिस्सा लेकर जाएंगे ना, अब टेंशन ना लो। लेकिन मुझे तो वो रोड से जो जमीन लगी है ना वो चाहिए, मतलब चाहिए। अरे वो मेरे लिए है, मुझे चाहिए वो, वहां हम दुकान बनाने का प्लान कर रहे हैं। देखो ऐसा है तो फिर मैं तो साइन नहीं करूंगी, मुझे भी तो चाहिए ना कुछ न कुछ। अरे तुम सब शांत हो जाओ, पहले मम्मी जो कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गई है उसके बारे में सोचो कुछ। शाम को बात करते हैं मम्मी से, आज वैसे भी पापा का बर्थडे है तो कुछ दुखी होंगी। अरे अब क्या, अब तो 1 साल हो गया ना,
सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और सुनीता अपने कमरे में बैठकर आंसू बहा रही थी। मैं तो बड़ी खुश थी, ये लोग आए हैं, आपका जन्मदिन है, लेकिन ये लोग तो हिस्सा मांगने चले आए। शाम के वक्त सभी लोग खाने पर बैठे हुए थे और सुनीता के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। मम्मी जी बाहर नहीं आएंगी क्या? कौन बुलाने जाएगा? नाना जी आप जाओ। मैं क्यों जाऊं? मुझे थोड़ी ना कुछ मिल रहा है, सारा हिस्सा तुम लोग रखोगे, सब मजे तुम लोग करोगे, और बुलाने जाए ननद जी। अरे निशा तुम ही बुला लाओ ना। ठीक है। निशा सासू माँ के कमरे पर दस्तक देती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सुनिए ना, बहुत देर हो गई, मम्मी जी दरवाजा नहीं खोल रही है, कहीं कुछ। हाय, मेरी मम्मी को अटैक पड़ गया तुम लोगों की वजह से। अरे क्या बकवास कर रही हो, जरा जोर से आवाज लगाओ ना, सो गई होगी। कुछ नहीं होता तुम लोगों से, बस मेरी छुट्टी करवा दी और कुछ नहीं। हाँ ये कर लो पहले, हम तो जैसे धंधे वाले आदमी है ही नहीं ना। अरे कोई मम्मी जी को बुलाएगा या नहीं? मैं जाता हूँ। आकाश अपनी माँ के कमरे के पास जाता है और उसके दस्तक देने से पहले ही सुनीता दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। क्या हुआ? वो खाना लग गया था, खाना खा लीजिए ना मम्मी। चलो। सभी लोग खाने की टेबल पर आकर बैठ गए। तो मम्मी क्या सोचा आपने? मम्मी ने क्या सोचा वो छोड़ो, पहले मम्मी को ही डिसाइड करने दो कि किसको क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, जब पापा की 13वीं थी तो मैंने खर्च किया था सबसे ज्यादा। पिछले महीने जब मम्मी की तबीयत खराब थी तो पैसे मैंने दिए थे। अच्छा, अब ऐसे हिसाब होगा। तो मम्मी बताओ फिर, आपने जब पापा की गाड़ी सुधरवाई थी तो पैसे किससे दिए थे? सुनीता सबकी बातें अपने आंसुओं को पीती हुई सुन रही थी। मम्मी जी कुछ बोलिए ना। कर लो तुम लोग डिसाइड, जो अच्छा लगे, जिसको जो चाहिए कर लो एक तरफ। इतना कहकर सुनीता उठकर चली गई और उन लोगों में फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो गई। देखो मैं बड़ा हूँ और मैं ज्यादा हिस्सा लूंगा। मैं छोटा हूँ, मम्मी पापा का प्यार भी मुझे ज्यादा चाहिए। अच्छा, और हमेशा की तरफ बीच वाला क्या करे? करने तो इन्हें बातें, मैं तो मम्मी को मना लूंगी। पूजा चुपचाप अपनी मम्मी के कमरे में आ गई और उनसे बातें करने लगी। मम्मी देखो ना, भैया भाभी कैसे हो रहे हैं, अभी तो पापा को टाइम ही कितना हुआ है और ये लोग आ गए हिस्सा करने। मुझे भी साइन करने बुलाया था, बताओ। तो अभी तक गई क्यों नहीं तुम? अरे मम्मी आपके लिए रुकी ना मैं, आप साइन करो तो मैं करूं। मैं तो नहीं करूंगी। मैंने तो कह दिया, मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं भी नहीं करने वाली। ठीक है, अच्छी बात है, अपना ससुराल लौट जा। मम्मी आप मुझे ऐसे कैसे जाने को बोल सकती हो, मुझे वापस क्यों भेज रही हो? तो और क्या चाहिए? कुछ नहीं, जा रही हूँ मैं। पूजा वहां से उठकर बाहर आ गई और अपने भाइयों को देखने लगी। क्या हुआ, मम्मी को मनाने गई थी ना? नहीं, मैं कुछ करने नहीं गई थी। समझ में आ गया, बचपन में तुम ऐसे ही करती थी। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा मैं साइन नहीं करूंगी, ना यहाँ से कहीं जाऊंगी। ठीक है मत जा, हम भी यही है, मम्मी जब तक हिस्सा नहीं कर देती हम नहीं जाएंगे। रोज रोज आने का खर्चा थोड़ी ना करेंगे। वही तो, एक बार में सब निपटा देंगे। सभी लोग हॉल में बैठकर अपनी माँ के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सुनीता बाहर आती है। तो तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया? और क्या मम्मी, आपको क्या लग रहा है हम यहाँ मजाक करने बैठे हैं? अच्छा तो बताओ क्या चाहिए किसको? सीधी बात है, हर महीने राशन का खर्चा मैं ही देता हूँ, मेरी वजह से आप भूखी नहीं रहती हैं। ओहो, अब खाने का भी हिसाब किताब होगा। हाँ और क्या, हर छोटी छोटी चीज से बंटवारा होता है। और कुछ रह गया है? हर महीने दवाई का खर्चा तो मैं करता हूँ ना। अच्छा, और कोई कुछ कर रहा है क्या, बता दो। मैं लाइट बिजली का बिल दे रहा हूँ मम्मी। ठीक है, पता नहीं तुम लोग क्या क्या याद दिलाओगे। कागज लाओ और साइन ले जाओ। ये हुई ना बात। विकास ने सारे कागज आगे कर दिए, सुनीता ने चुपचाप अपने साइन कर दिए। लो अब तो ठीक है ना, अब तुम जानो और तुम लोगों का काम जाने। जब तक जिंदा हूं अच्छे से रहने दो मुझे, एक ना एक दिन तो हिस्सा करना ही था तो कर दिया। इतना कहकर सुनीता अपने कमरे में वापस आ गई। उसके मन में कहीं न कहीं शांति थी। जायदाद संपत्ति से बड़े तो उसके लिए उसके बेटे बहू ही थे।